हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं क्लास 11th और 12th का जो है मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि ये कौन से एग्ज़ाम का है, अतुल माहेश्वरी का। अतुल माहेश्वरी का जो 11th और 12th का पेपर है उसको यानी कि मॉडल पेपर देखने वाले हैं, वो भी 2026 यानी कि नए पैटर्न पर आधारित। तो याद रखना, ये जो आपको मॉडल पेपर देखने को मिल रहा है रियल पेपर के जैसा आपको केवल और केवल मेरे चैनल पर ही मिलेगा। तो याद रखना, अगर ऐसे ही बहुत सारे मॉडल पेपर आप लोग को देखना है तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करके रखें। अभी इसके पिछले वीडियो मैंने ये दिखाया था कितना मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है। तो 11th 12th का साथ ही साथ 9 10th का जो भी आपका जो है मॉडल पेपर यानी कि 2026 पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर तैयार किया गया है, वो भी आपका जो रियल पेपर के आधार पर इसको पूरा एकदम एनालिसिस करके बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th और 12th का जो है मॉडल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो क्लास 9th और 10th के लिए होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। उसके पहले लेकिन आप लोग थोड़ा सा ये देख लो कि आपको समय कितना मिलता है और कितना अधिकतम अंक होता है। तो समय आप लोग को जो है 1.5 घंटे मिलेंगे और अधिकतम अंक जो है आपका 100 नंबर का रहेगा। और ये क्लास 11 12 का पेपर है। यहाँ पे आप लोग का जो है नाम लिखना होता है और यहाँ पे रूल नंबर। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352। याद रखना, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 352। आगे है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है किसके माध्यम से होता है। तो याद रखना, ये किसके माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, यानी कि जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, जो लाल रक्त यानी कि रेड ब्लड सेल का मतलब लाल रक्त कोशिका। तो याद रखना, जो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके कारण होता है, किसके माध्यम से, तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। आगे चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, पंजाब केसरी के जो नाम से जाना जाते हैं वो जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोग को ये पूरा टॉपिक जो है यानी कि टॉपिक जितने भी जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर टॉपिक अगर आप लोग को कंप्लीट करना है तो आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का जो है आपका प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। यानी कि इसमें विषम चुनना है कि निम्न में से बताना है कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। तो याद रखना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान कौन सा है। तो भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंकिंग जो संस्थान है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाबार्ड। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चाणक्य। आगे अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता है उसको मापा जाता है। आगे है, रात में पेड़ों के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बोला जाता है कि रात में जो है पेड़ों के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील बुलर झील कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आगे है, भारत में शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम आरटीई एक्ट जो होता है किस वर्ष लागू किया गया था। किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वर्ष 2010 में। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो होता है लागू करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी। तो किस समिति ने सिफारिश की थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केलकर टास्क फोर्स ने। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है।
तो कौन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से, यानी कि जो है ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, रिवोल्यूशन हरित क्रांति को ही बोला जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है किस दशक में हुई थी कहा जा रहा है? तो किस दशक में हुई थी? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 के दशक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम के। आगे है, भारत की प्रसिद्ध कृष्णा नदी जो है उसका उद्गम स्थल बताना है कि निम्नलिखित में से कहाँ है? जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थल बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महाबलेश्वर। क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में चर्चा में रही जो लाडली बहन योजना का जो संबंध है किस राज्य से है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मध्य प्रदेश से। आगे है, निम्नलिखित में से किसने पेंसिलिन यानी कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था, क्या था ये? पहले योजना आयोग था। नीति आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015 में। आगे है, प्रसिद्ध थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो प्रसिद्ध थॉमस कप का जो संबंध है किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बैडमिंटन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक बताना है, मेटामॉर्फिक चट्टान कौन सी है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बेसाल्ट। क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। लेकिन याद रखना कि जो इसमें प्रश्न कहा गया है यहाँ पे ये प्रश्न नहीं होगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान नहीं है, यहाँ पे नहीं कर लेना है, नहीं है यहाँ पे होता, नहीं है होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर जो है, संगमरमर, ये तीनों क्या है? कायांतरित चट्टान है। लेकिन जो ये बेसाल्ट है, बेसाल्ट एक अग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है? याद रखना अग्नेय चट्टान है। तो यहाँ पे नहीं कर लेना, यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा गलत हो गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो कायांतरित चट्टान जो है बेसाल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, अस्कर्बी रोग किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? याद रखना यहाँ से आपके एग्जाम में 100% जो है क्वेश्चन बनता है। तो इसको भी आप लोग को पूरा तैयार करना है कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण से जो है अस्कर्बी नामक रोग होता है। आगे है, वर्तमान 2026 में, यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बताना है वर्तमान के। तो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एन चंद्रबाबू नायडू। क्या हो जाएगा? एन चंद्रबाबू नायडू हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस राज्य की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। आगे है, नीरज चोपड़ा का जो संबंध है किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो याद रखना इनका जो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक से। तो अभी हाल ही में इन्होंने भाला फेंक में जो है, जो यानी कि जो स्वर्ण पदक के नीचे दूसरा नंबर का होता है, तो इन्होंने जो है हाल ही में अभी क्या है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता हुआ है, किसमें? भाला फेंक में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो जलीय जीव पूछा गया है, यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल, भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा गया है। तो जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? याद रखना इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, गंगा नदी डॉल्फिन, यानी कि जो डॉल्फिन मछली होती है वही जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव। आगे है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, प्रशांत महासागर। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल लोथल का क्या अर्थ है और या विशेषता? क्या अर्थ या विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राचीन गोदीवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, भारत के किस राज्य में जो है लोनार झील स्थित है? तो भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र में। आगे है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो किस तिथि को होता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। आगे है, विशाखा दत्त द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस है नाटक का मुख्य पात्र कौन था? तो मुद्रा राक्षस जो नाटक था उसका मुख्य पात्र कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार,
तो भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सूची। आगे है लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना आप सभी, जो टेम है, टेम्स, टेम्स जो है, यानी कि लंदन शहर जो है कौन सी नदी? टेम्स नदी के तट पर स्थित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला योजनाबद्ध शहर माना जाता है? लेकिन इससे पहले याद रखना कि यहाँ से जो प्रश्न बना है कि लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर सेट में बनता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला योजनाबद्ध शहर माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। आगे है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी? तो कितनी भाषाएं शामिल थी? तो यहाँ पे याद रखना 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं शामिल थी। आगे है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समानांतर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। आगे अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म जो है खनिज राज्य सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें बताना है सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पन्ना मध्य प्रदेश, यानी कोयला के लिए जो दिया गया है ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने बुलंद किया था? तो किसने बुलंद किया था? इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी भगत सिंह ने। आगे है फेमा, फेमा का पूर्ण रूप बताना है। तो यानी कि ये फुल फॉर्म से पूछा गया है, तो फुल फॉर्म भी मैंने करा दिया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फेमा का पूर्ण रूप और भी जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि फेमा जो दिया गया है यहाँ पे, इन सभी से भी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं फुल फॉर्म से, उसको भी मैं करा दूंगा पेपर टाइम में। तो याद रखना, अगर पूरा प्रिपरेशन करना है तो आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फेमा का पूर्ण रूप यहाँ पे बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं मैथ का सेक्शन। तो मैथ का सेक्शन यहाँ पे आ गया है 41 नंबर से। तो आपके एग्जाम में जो है 40 प्रश्न जीके जीएस के पूछे जाते हैं, और 20 प्रश्न मैथ के, 20 प्रश्न रीजनिंग के, और 10-10 प्रश्न किसके पूछे जाते हैं? हिंदी और इंग्लिश के। तो चलिए यहाँ से देखते हैं 41 नंबर से जो है आपका पूरा, यानी कि जो एक मैथ के क्वेश्चन है इसको सॉल्व कराते हैं। तो प्रश्न में देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है दो संख्याओं का मासा यानी कि HCF जिसको बोलते हैं 12 तथा लासा क्या है, यानी कि LCM है 72। तो यदि उनमें से एक संख्या 36 हो, दूसरी संख्या क्या होगी? तो मैंने जो है पूरे मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, जिससे कम समय में आप लोग को जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करा पाए। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, दो संख्याओं का मासा, यानी कि जब भी दिया जाएगा दो संख्याओं का मासा और LCM दिया गया हो, तो क्या करना है, सूत्र लगा देना है, यक्स बराबर HCF गुणे LCM। तो HCF यहाँ पे क्या था आपका 12 था, तो 12 लिख लिए। उसके बाद आपका LCM क्या था 72 था, और उनमें से एक संख्या क्या दी गई है 36 दी गई है, 36 को यक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे चलिए दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, यक्स इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे पहले 36 लिखना है जो संख्या दी गई है, उसके बाद जो है HCF LCM लिख देंगे। तो 12 गुणे जब 72 करेंगे और बटे इधर जब ये इधर है तो इधर आएगा, तो यानी कि भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो जाएगा तो 36 गुना क्या कर सकते हैं 72 को काट सकते हैं, तो यहाँ पे हमने काट दिया। उसके बाद 12 का 2 में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 24। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि ए का 20% बी के 30% के बराबर हो तो ए बी का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? तो याद रखना, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, यानी कि दिया गया है ए का 20% बी का 30%, तो ए बी का अनुपात बताना है। तो ए बी का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, ए बराबर क्या मान सकते हैं 20/100, क्योंकि प्रतिशत लगा है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 20/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बी का भी ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर 30/100। तो आगे क्या करना है, एक को मान लेना, इस तरफ गुणा कर देना है, 20A हो जाएगा, और इस तरफ का क्या हो जाएगा 30B, यानी कि 100 से 100 को काट देंगे। उसके बाद क्या करना है, A/B कर लेंगे, इधर गुणा है, इधर गुणे में B है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो A/B हो गया। उसके बाद क्या है, इधर ये जो है भाग में है, सॉरी गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये भाग में, तो इसलिए 30/20 हो गया। फिर इसको हम क्या करिए काट देंगे, तो फिर इसको काटने के बाद जो आया 3/2, यानी कि 10 × 30, 10 दूना 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 3/2, यानी कि 3/2 नहीं है तो 3:2, यानी कि ए बी का अनुपात क्या हो जाएगा आपका 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए ऐसे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 43 नंबर का जो क्वेश्चन कहा गया है, ये कहा गया है कि एक शहर की जो जनसंख्या है, एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितना लाख है?
2 लाख है। यदि इसमें प्रतिवर्ष क्या हो रही है, 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले चलिए आप लोग को दिखा देते हैं कैसे ज्ञात करना है। तो याद रखना, इसको ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले जो आपका मिश्र धन, यानी कि ये वाला सूत्र आपका लगेगा यहाँ पे, ए बराबर पी इंटू 1+r/100, यानी कि इस सूत्र का यहाँ पे उपयोग करेंगे क्या निकालने के लिए, शहर की जनसंख्या निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि सबसे पहले ए क्या है, आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन जो दिया गया है। मिश्र धन क्या दिया गया है, जो आपका 2 वर्ष बाद शहर की जो जनसंख्या है वही आपका क्या है, मिश्र धन। और पी बराबर प्रिंसिपल होता है, यानी कि मूलधन जो होता है। मूलधन आपका कितना है, 2 लाख है। कितना है, 2 लाख है। उसके बाद जो आपका रेट यानी वृद्धि की दर है, तो वृद्धि की दर कितना है, 10% है। उसके बाद है यन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर। तो ईयर का जो दिया गया है यहाँ पे 2 वर्ष, कितने वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष। तो यही सूत्र लगा देना है। ए बराबर कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे अब यानी कि यही बताना है कि 2 वर्ष बाद जो शहर की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वही ज्ञात करना है। तो याद रखना, ये वाला सूत्र लगाएंगे, ए बराबर पी इंटू 1+r/100। तो क्या करेंगे, ए बराबर क्या कर देना है, 2 लाख। फिर उसके बाद क्या करना है, पी का यहाँ पे मान रखा गया है 2 लाख, ठीक है। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 लिखा है 1 लिख देंगे, प्लस आर का कितना मान था, यानी कि यहाँ पे 10% था, तो 10 बटा क्या कर दिए, 100 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा ही है। फिर उसका यन, यानी कि यन जो नंबर ऑफ जो दिया गया है ईयर, तो 2 वर्ष दिया गया था, 2 यहाँ पे जो है वो क्या हो गया है, ऊपर लग गया है, यानी कि स्क्वायर में। तो यहाँ पे सूत्र याद रखना कि ए बराबर पी इंटू 1+r/100, और ऊपर क्या है, यन स्क्वायर यन है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि 2 लाख को फिर जब यहाँ पे लिखा ही है, तो इसको क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो हम काट ही सकते हैं। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1+1/10 हो जाएगा उसका स्क्वायर। फिर उसके बाद 2 लाख, फिर क्या करना है, इसका हर समान करना है। जब भी अगर प्लस में होगा तो पहले हर समान करते हैं, माइनस में होगा तब भी हम क्या करते हैं, हर समान करते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे इसकी जगह पे। यहाँ पूरा फुल एक्सप्लेन हम पूरा लिखे हुए हैं, आप लोग को अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो 1/1 यहाँ पे मान लेंगे। हमेशा जो है, आप लोग अगर कोई भी हर नहीं है, हर अगर ना दिए गए हो तो आप लोग 1 मान सकते हैं, इसको तो आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे हमने 1 मान लिया, और इसका हर समान करने के लिए हम क्या कर दिए, 10 से गुणा कर दिए। तो 10 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 10 ही का नाम 10 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिख देंगे, 10/10, सॉरी 10+1/10 हो जाएगा। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 1 को जोड़ेंगे, 11/10 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, स्क्वायर लगा है, 2 बार हम लिख सकते हैं, तो 2 बार यहाँ पे हमने लिख लिया 11/10, 11/10। तो इसको हम क्या किए, 10 से जो है आपका 10 कट ही जाएगा, तो 11 और 11 का गुणा कर लेंगे तो 121 आ जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे 10 से 10 नहीं कटा है, यहाँ पे आप लोग याद रखना, 0 से 0 एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो 11 और 11 का गुणा कर लेंगे, तो 2000 यहाँ पे बचा है, 2000 गुणे 11 करेंगे तो आपका यही आ जाएगा राइट आंसर, यानी 2,42,000 क्या हो जाएगा, 2,42,000 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि 2,42,000, ये ऑप्शन बी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ऐसे आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी कि लागत मूल्य दिया गया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, तो याद रखना, जब भी अगर ऐसा दिया जाए, यानी कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया जाए और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, सीधा आप लोग को शॉर्ट ट्रिक लगा देना है, 20 माइनस क्या कर देना है, 15 कर देना है, और घटा लेना है। क्या करना है, 20 माइनस 15, यानी कि जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। 5 में फिर क्या करना है, जो छोटी संख्या होगी 5/15 कर देना है, गुणे 100। क्या करना है, 5/15, यानी कि 15 जो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जो विक्रय मूल्य होगा उसके बराबर जो दिया गया वही बटे में लिख लेना है। तो 5/15 करके गुणा क्या कर देना है, 100 से गुणा कर देना है। इसको फिर काट लेंगे, 5 के नम 5, 5 की 15, तो यहाँ पे 3 से फिर क्या कर देंगे, 100 को काट देंगे। तो जब 100 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 33.33%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे इसी तरह बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया, कोई धनराशि जो है वो साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से
कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, माना जो है यदि मूलधन कितना दिया गया है p बराबर 100 मान लेंगे, तो ब्याज ब्याज भी कितना होगा 100 हो जाएगा। जब मूलधन हम 100 मानेंगे तो ब्याज भी आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, अर्थात SI बराबर 100, या SI हम इसको लिख सकते हैं सादा, यानी कि ब्याज को बोलते हैं SI। तो 100 इसको भी मानेंगे और 100 इसको भी। तो सूत्र लगा देना है यहाँ पे आपको, T बराबर SI इंटू 100 अपान P इंटू आर। क्या लगा देना है, SI इंटू 100 अपान P इंटू आर। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि P का मान दिया गया है 100 और R का मान यहाँ पे दिया गया है पहले से ही, कितना दिया गया है 5% रेट, यानी कि जो रेट बताया जा रहा है, यानी कि वार्षिक दर जो है तो 5 दिया है। तो यहाँ पे आप लोग को पूरा मान रख देना है। तो SI दिया गया है 100 इंटू 100 पहले से लिखा है, P बराबर भी 100 दिया गया है, उसके बाद गुणा 5 यानी कि वार्षिक दर यानी कितना है 5 है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, केवल कितने वर्षों में यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम यहाँ पे 80 क्या है टाइम है। तो यहाँ पे 100 से 100 को क्या कर देंगे काट देंगे, तो 100/5 बचेगा। 100 जब 5 बचेगा तो इसको भी क्या कर देना है काट देना है। तो 20 पंचे 100 हो जाता है, 5 से जब इसमें भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 पंचे 100 ऐसे ही काट सकते हैं, नहीं तो 5 दूनी 10, फिर जीरो उतार लेंगे, जीरो वहां पे उतर जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 20 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 5,000 रुपए की राशि पर जो है 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यानी साधारण ब्याज का अंतर और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है अंतर पूछा है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब भी आपका जो ये प्रश्न आएगा कि 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का सूत्र जो होता है, याद रखना ये होता है P इंटू आर अपान 100 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे P क्या दिया गया है, P दिया गया है 5,000, कितना दिया गया है 5,000 दिया गया है, तो 5,000 मान रख देंगे। आर कितना दिया गया है 10 दिया गया है, यानी कि रेट वार्षिक दर दिया गया है 10/100 करके स्क्वायर लगा देंगे। इसी को क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, तो 5,000 गुणे 1/10 हो जाएगा। 1/10 का जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 10 दाम में 100 यानी कि 100 हो गया, 1/100 हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करना है, दो जीरो काट देंगे, 50 की गन्ना 50 रुपए जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 50 रुपए। तो अंतर कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 50 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, यक्स वाई और जेड एक व्यापार में क्रमशः 4,000 रुपए 6,000 रुपए और 8,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 5400 रुपए हुआ हो तो वाई का हिस्सा कितना होगा। तो वाई का हिस्सा यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने का जो आपका तरीका है ये है कि सबसे पहले आप लोग को जब भी इस तरह मान दिए जाए एक्स वाई जेड एक व्यापार में क्रमशः जो है आपका 4,000 6,000 और 8,000 दिए जाए, तो ऐसे मान लेना है अनुपात में, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड इक्वल टू 4,000 6,000 और 8,000। तो इसमें क्या करना है 1,000 से भाग करना है। क्या करना है इन तीनों में 1,000 से भाग कर देना है। तो जब 1,000 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4:6:8, यानी 3 जीरो कट जाएगा सभी में, 4 6 8 बच जाएगा। तो 4 6 अनुपात को जो है अब इसको भी क्या कर देना है 2 से काट देना है। कितने से काट देना है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा है, कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो 2 से काट देना है इसको। तो जब 2 से काटेंगे 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया, 2 तिहाई क्या हो गया 6 हो गया, यानी जब भी 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में आ गया। तो अब इनका योग कर लेना है। क्या कर लेना है योग कर लेना है, 2:3 3:4 का योग क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9। अब क्या करना है वाई का हिस्सा निकालना है। तो वाई का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 3/9, यानी कि वाई का हिस्सा क्या है 3 है यहाँ पे, तो 3 ऊपर रख देंगे और कितना है योग 3/9 गुणे 5400 क्या है 5400 कुल, यानी कि अंत में कुल लाभ कितना हुआ है 5400 रुपए। तो 5400 को गुणा कर देना है। तो 3/9 गुणे 5400 कर देंगे। अब इसको क्या कर देना है काट देना है, 3 गन्नम 3 3 त्रिक का 9। फिर उसके बाद जो है आपका 3 आया, 3 से इसको काट देंगे तो 18 त्रिक का 54, तो 1800 रुपए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, 48 नंबर में ये कहा गया है कि मंगलवार से गुरुवार तक का औसत औसत तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस था और बुधवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि शुक्रवार का जो तापमान है 42 डिग्री सेल्सियस था तो मंगलवार का तापमान कितना था ये बताना है। तो ऐसे सवाल को पहले क्या करना है सबसे पहले लिख लेना है कि याद रखना सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पे कहा गया है मंगलवार से गुरुवार तक, तो मंगलवार से गुरुवार तक जोड़ेंगे तो मंगलवार, फिर उसके बाद बुधवार, फिर उसके बाद गुरुवार, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है टी से ट्यूसडे, डब्ल्यू से वेडनेसडे, फिर थर्सडे।
यानी कि इन 3 दिनों का कुल तापमान कितना है, इसको निकाल लेंगे। 38 गुणे 3, 3 दिन है तो 3 से इसमें क्या कर दिया गया, 3 से गुणा कर दिया, तो 38 गुणे 3 कर देंगे तो 114 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 114 डिग्री सेल्सियस, इन तीनों का कुल तापमान। फिर उसके बाद इसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद है अगला, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका बुधवार से शुक्रवार, तो बुधवार से जो है शुक्रवार तक का औसत तापमान कितना है, तो बुधवार से शुक्रवार का औसत तापमान जब निकालेंगे तो बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, तो इनको भी 3 से क्या कर देना है, गुणा कर देना। 40 डिग्री यहाँ पे तापमान था तो 40 से गुणा कर देना, 40 3 या 120 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्या करना है, समीकरण 2 मान लेना है। क्या करना है, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें क्या करना है आगे, अब समीकरण 2 में से क्या कर देना है, एक को घटाने पर, 2 में से क्या करेंगे, एक को घटाएंगे, 2 में से एक को घटाना है, तो समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो 120 माइनस 114 यहाँ पे आया हुआ है, तो 120 माइनस 114 करेंगे 6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो अभी यहीं पे कहा गया है कि दिया है क्या, शुक्रवार का औसत तापमान कितना है, शुक्रवार का औसत तापमान जो है आपका 42 डिग्री, शुक्रवार का जो तापमान है 42 डिग्री सेल्सियस था, तो मंगलवार का बताना है, तो शुक्रवार इक्वल टू 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इसी में क्या कर देना है, मंगलवार का जब निकालना है तो 42 डिग्री सेल्सियस में 6 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यहाँ पे जो आया हुआ है 42 में 6 घटाएंगे तो आपका 36 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस। चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है, एक कार अपनी यात्रा जो है, यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान जो है कार की औसत चाल क्या है, तो पूरी यात्रा के दौरान जो है कार की औसत चाल बताना है, तो क्या हो जाएगा, चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है ये सूत्र, जब दो समान दूरियां अलग अलग दो चालों यानी कि x और y से तय की जाएं तो औसत चाल का सूत्र जो होता है 2xy अपान x प्लस वाई, ये सूत्र आप लोग याद रखना कि जब भी दो समान दूरी जो है अलग अलग दो चालों से, तो यहाँ पे अलग अलग दूरी है, यानी कि दो दूरी है 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर घंटा की जो है चाल से, तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को हमेशा x और y मान लेना है, x y इसको मानेंगे, x इसको y इसको, 40 को x माने और 60 को y मानेंगे, तो यहाँ पे वही सूत्र में रख देना है। 40 को हम क्या माने, x माने थे और y को हम 60, तो 2 गुणे 40 गुणे 60, ऊपर क्या करना है, गुणा है यानी 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई, नीचे उसी को जोड़ देंगे 40 प्लस 60, तो इसको अब क्या करना है, गुणा कर लेना है, 40 दूना 80 गुणे जब 8 छंग 48 हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौक 8 अड़छन 48, 2 जीरो लगा है, 2 जीरो लगा देंगे, बटे क्या करना है 100 कर देना है, 60 प्लस 40 यानी कि 100 हो जाएगा। अब इसी को काट देना है, 2 जीरो कट जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह। आगे आपका है 50 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं जो है अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, तो कितने दिन में पूरा करेंगी, कैसे ज्ञात करना है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो है क्वेश्चन ये था कि 4 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 महिलाएं अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो कुल कार्य यहाँ पे आप लोग देखो, 4 पुरुष हैं यानी कि मैन है लिखा, और 6 वुमेन, 4 मैन और 6 औरत, यानी कि 4 पुरुष और 6 औरत मिलकर के कितना काम करते हैं, 8 दिन काम करते हैं, 8 दिन में काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इसको जब हम ज्ञात करेंगे, इसको क्या करना है, 4 महिलाएं प्लस 6 जो महिला 4 पुरुष और 6 महिला जो दिया गया है, इसको क्या करना है, जोड़ करके गुणे 8 कर देना है, यानी कि जितना जो भी आपका दिया गया होगा वो पूरा ज्ञात कर लेना है। एक तरफ लिख लेना है 4 पुरुष जो है 6 महिला जो है, इसको लिख लिया, फिर उसके बाद गुणा, यानी कि 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसको गुणा में कर देंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू करना है, फिर आगे वाला लिख लेना है, आगे वाला लिखेंगे ऐसे सेम का सेम। यहाँ पे दिया गया है 3 पुरुष, तो 3 पुरुष यहाँ पे हमने लिख लिया, 7 महिला लिख लिया, गुणे कितने दिन में ये पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में, तो 10 दिन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व जब करेंगे तो 32 आ जाएगा, 6 प्लस 4 यानी कि 10, 10 8 80, नहीं सॉरी यहाँ पे
यहाँ पे जो है इस तरह नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग का जो है टोटल पहले क्या किया गया है, जोड़ लिया गया है, यानी कि मैन को जो है मैन से जोड़ दिया गया, यानी कि 4 3 7 हो गया। उसके बाद क्या किया गया है, 6 और जो ये औरत है, यानी कि 6 औरत और 7 औरत, ये क्या हो गया है, 7 और 6 13। उसी को क्या कर दिया गया है, गुणा कर दिया गया है, कितने से, 8 से। तो 8 चौक 32, तो 32 आदमी यहाँ पे हो गए हैं। 8 का गुणा 4 में किया गया है, 8 चौक 32। फिर उसके बाद जो है ओमेन, ओमेन का गुणा कर लिया गया, इसको सॉल्व किया गया। सॉरी, यहाँ पे हमने ये बता दिया कि इसको जोड़ा गया है, तो जोड़ा नहीं गया है, यहाँ पे सीधा ये किया गया है कि 4 का गुणा किस में किया गया है, सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 48, यानी कि 48 ओमेन। फिर उसके बाद इक्वल टू करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 दामा 30 और 7 दामा 70। उसके बाद क्या किया गया, फिर 32 और 30 को घटा लिया गया, यानी कि मैन को मैन से घटा दिया गया और ओमेन को ओमेन से। तो यानी कि 32 माइनस 30 कर देंगे, इक्वल टू इधर है, इधर इसको भेजेंगे, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 70 माइनस 48 कर देंगे, तो इसको हटा लेंगे, 32 में 30 जाएगा, दो दो जो है मैन यानी कि पुरुष बचेंगे, इक्वल टू 22 जो है औरत। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो एक महिला का ज्ञात करना है। एक महिला जो है, एक महिला इक्वल टू कितना, 11, सॉरी यहाँ पे एक मैन है, एक पुरुष इक्वल टू 11 वुमेन, यानी कि जो एक पुरुष की क्षमता है वो 11 महिला के बराबर है। कितने महिला के बराबर है, याद रखना, एक पुरुष की जो क्षमता है, कार्य क्षमता जो है वो 11 महिला के बराबर है। कितने महिला के बराबर, 11 महिला के बराबर है। तो इसको अब निकालने के लिए, यानी कुल कार्य निकालना है, तो कुल कार्य निकालने के लिए समीकरण 1 में क्या कर देना है, मान रख देना है। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण ये आपका जो है पहला है और ये दूसरा। तो चार मैन यानी कि 4 पुरुष और 6 औरत हैं, गुणे 8। तो इसी में क्या करना है, मान रख देना है, 4 महिला और 6 पुरुष, यानी कि जो चार पुरुष और 6 महिला हैं, गुणे 8। तो इसी में जो है क्या आया है, मैन, यानी कि मैन जो कितने कार्य क्षमता है, यानी कि मैन कितने हैं, जो क्या कहते हैं यहाँ पे टोटल मैन यानी कि मनुष्य जो है, यानी कि पुरुष जो है कितने हैं, 7 और सॉरी यहाँ पे 4 3 क्या हो गया है, 7 हो गया है। और इनकी जो कार्य क्षमता है वो कितने महिला के बराबर है, तो 11 महिला के बराबर। तो यहाँ पे वही हो गया है, m इक्वल टू 11 और w इक्वल टू 1 रखने पर क्या है, m इक्वल टू 11 रखने पर और w इक्वल टू यानी कि वुमेन एक औरत जो है उसका मान जो है w यानी कि 1 रखने पर। तो यानी कि महिला की जगह पे, यानी कि जो मैन लिखा है, सॉरी महिला नहीं, मैन जो है, मैन की जगह पे 11 रखने पर और w यानी कि वुमेन की जगह पे 1 रखने पर, तो 4 गुणे 11 क्या करेंगे, 4 गुणे 11 करेंगे तो 11, फिर उसके बाद प्लस प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 6 गुणे 1 करेंगे, 1 रखना है, उसके बाद गुणा 8 का कर देना है। तो 11 चौक 44 प्लस 6 गुणे 1, तो 6 का नाम 6 आ जाएगा, गुणे 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, 44 से 50 हो जाएगा, 50 गुणे 8 करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो अब ये आगे यहाँ पे देखो कि 10 महिला की कुल क्षमता ज्ञात करना है, कितना, कुल क्षमता ज्ञात करना है। तो कुल क्षमता जो है यहाँ पे चलिए देखो कि यहाँ पे जो है 10 महिला की कुल क्षमता क्या हो जाएगी, 10 गुणे 1 क्या हो जाएगी, 10 गुणे 1 हो जाएगा बटा, सॉरी यहाँ पे 10 गुणा 1 हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो 10 महिला की कुल क्षमता कितना है, 10 ही है। तो आवश्यक दिन 400, कितने दिन निकला यहाँ पे 400, 400 बटा क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो 10 को इसको काट देंगे, 10 से 4 यानी 0 0 कट जाएगा, तो क्या आपका बचेगा, 10 महिला जो है आपका कितने दिन में काम करेंगी, उसी को जो है 10 महिला अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 40 दिन में। यहाँ पे क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, तो 40 दिन में कार्य करेंगी। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ना समझ में आए तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने मन से एक बार सॉल्व करना आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 51 नंबर का। 51 नंबर का क्वेश्चन है, पी किसी कार्य को 12 दिन में और क्यों उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो वह दोनों मिलकर जो है कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद जो है पी कार्य छोड़ देता है। यानी कि इसमें कहा गया पी किसी कार्य को 12 दिन में और क्यों उसी को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो यही कहा गया पी और क्यों मिल करके दोनों कार्य शुरू करते हैं, लेकिन जो है 3 दिन बाद पी कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य जो है क्यों अकेले कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आप लोग याद रखो कि जब भी अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो 12 और 15 इस तरह अगर आएगा तो आप लोग को पहले एलसीएम ज्ञात कर लेना है। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात कर लेना है। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, पी बराबर 60 बटे 12 कर देंगे। क्या करेंगे, पी का
60/12, फिर उसके बाद क्यू का क्या कर देंगे 60/15 कर देंगे। तो इसमें आपका निकल आएगा 5 दिन में, जैसे कि पी जो है 5 दिन में कर रहा है, यानी कि इसको जब काटेंगे तो 12×5 60, इसको जब काटेंगे तो 15×4 60, 4 दिन में आ जाएगा आपका। पी जो है 5 दिन में करता है और क्यू जो है 4 दिन में। चलिए अब दोनों मिल करके यहाँ बताना है, दोनों मिलकर 3 दिन का कार्य जो है पूरा करते हैं। तो 5+4 क्या हो जाएगा 5+4 गुणे 3, दोनों मिल करके उसी को 3 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 3 दिन बाद, क्योंकि पी जो छोड़ देता है तो पहले इसको ज्ञात कर लेंगे 5+4 गुणे 3, तो 5 चौकी 20 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 3 दिया गया है तो इसको क्या करी 5 यहाँ पे जोड़ना है, 5×4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुणे 3 से क्या कर देंगे इसको गुणा कर देंगे तो 9 त्रिक क्या आ जाएगा आपका 27। उसके बाद क्या करना है शेष कार्य निकालना है। तो शेष कार्य जो है यहाँ पे जो आया हुआ है तो उसी को क्या कर देना है माइनस कर देना है, 60 - 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 33 यूनिट या दिन भी बोल सकते हैं, 33 यूनिट या दिन। तो यहाँ पे क्यू का जो अब निकालना है, क्यू अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो 33 बटा यहाँ पे जो आया है 33 बटा क्या कर देंगे 4, क्योंकि यहाँ पे क्यू का जो है 4 दिन निकला हुआ है निकालने पर, तो 4 से इसको क्या करना है भाग कर देना है। तो 4 से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8.25 डेज, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 51 नंबर का जो है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है 52 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एक नाव की जो शांत जल में चाल है वो 10 किलोमीटर घंटा है और धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर घंटा है। वह नाव धारा के अनुकूल दिशा में यानी 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, ये बताना है। तो कितना समय लेगी, तो जब भी अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग को सीधा हल कर लेना है ऐसे कि धारा की जो अनुकूल नाव की चाल है क्या करना है 10 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है और 2 किलोमीटर घंटा यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जो नाव की शांत जल में चाल होगी 10 किलोमीटर घंटा है और धारा की जो चाल है 2 किलोमीटर घंटा है, तो 10 + 2 कर देंगे, इसी को क्या करना है जोड़ लेना है बटे जो यहाँ पे दिया गया है, फिर यानी कि 12 आया तो 12 से इसी को क्या कर देना है यहाँ पे जो दिया गया है वह नाव धारा के अनुकूल दिशा में, जब अनुकूल दिशा में जाएगा 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 36 बटा क्या कर देंगे 12 कर देंगे, इसको जब काटने पे जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। तो 12 से जब 36 काटेंगे 12 × 36 3 घंटे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे दिया गया है 53 नंबर का क्वेश्चन है। एक बेलनाकार टंकी की जो त्रिज्या है वो 7 मीटर और ऊंचाई कितने मीटर है 10 मीटर है। तो इस टंकी की कुल धारिता यानी कि आयतन कितना होगा, और जो कि यहाँ पे पाई बराबर क्या लेना है 22/7 यानी कि मान रखना है। तो यहाँ पे आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाना है कि बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन का सूत्र जो होता है क्या होता है V = πr²h, क्या होता है πr² होता है। तो ये वाला जब सूत्र का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि पाई का मान क्या करना है 22/7 रखना है, तो 22/7 यहाँ पे रखा गया। आर जो दिया गया है आर कितने मीटर दिया गया है आपका 7 दिया गया है त्रिज्या जो है। उसके बाद दिया गया है 10 मीटर ऊंचाई है, इसकी हाइट जो है कितने मीटर है 10 मीटर है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे 7 को 2 बार लिख लिया गया है 7 × 7। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर 7 को 7 से एक कट जाएगा तो 22 × 7 कर लेंगे तो 154 आएगा। जब 22 का 7 में गुणा करेंगे उसके बाद फिर 10 से गुणा कर देना है, तो 154 × 10 का क्या हो जाएगा 1540 घन मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का। यक्स यानी कि इसमें कहा गया है यदि यक्स और वाई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है, और यक्स का वाई जो है इसमें क्या करना है 64 है। यक्स वाई क्या दिया गया है यक्स का जो घात है y = 64 हो, यानी कि यक्स का जो घात है वो y है इक्वल टू कितना दिया गया है 64 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है यक्स माइनस वाई की घात जो है x - 2 का संभावित मान क्या होगा, जहाँ पे क्या दिया गया है इसमें यक्स का मान दिया गया है 4 और y का मान दिया गया है 3 है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे संभावित मान बताना है इसका x - y की घात जो है x - 2। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले इसी में क्या करना है इसी को संभावित मान इसका बताना है, तो इसी का क्या यहाँ पे लिख लेंगे पहले x - y की घात जो है x - 2। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर x का मान जो दिया गया है 4 और y का मान 3, तो यही यहाँ पे मान रख देना है। तो x का मान 4 दिया गया था y का मान 3, तो यहाँ पे भी x का मान रख देंगे 4 - 2। तो क्या हो जाएगा 4 में से 1 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं 55 नंबर की जो सवाल है उसमें क्या कहा जा रहा है।
तो यहाँ पे है 55 नंबर का जो सवाल है उसमें कहा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है 15,750 है और उनका भागफल कितना है 9/7 है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लेकिन याद रखना कि जो ये प्रश्न में दिया गया है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे 15,750 नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग को क्या कर लेना है 14,175, क्या कर लेना है 14,175 रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है दो संख्याएं क्या है 9x और 7x, यानी कि 9/7 दिया गया है। यहाँ पे मान लेना है 9x और 7x, तो 9x इंटू 7x कर देना इक्वल टू 63x², क्या कर देना है 63x²। क्यों किया गया है 63x²? 63x² जब करेंगे तो इसका जो आपका आ जाएगा आंसर 14,175, क्या हो जाएगा 14,175 हो जाएगा। तो यहाँ पे 63x, सॉरी यहाँ पे ये नहीं किया गया है 63x² नहीं ज्ञात किया गया इसका, यहाँ पे ये किया गया है कि 9x और 7x को क्या किया गया है पहले गुणा किया गया है। तो 9x और 7x को गुणा करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा 63x² हो जाएगा, यानी कि x का x में गुणा हुआ तो x² हो गया, तो 9 63, तो ये इतना आ गया। उसके बाद क्या करना है 63x² क्या करेंगे 63x² इक्वल टू क्या मान लेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है आपका दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 14,175 दिया गया है, तो उसी को लिख लेना है। तो 63x² इक्वल टू 14,175, x² इधर इधर रख लेंगे, उसके बाद इधर एक गुणा में है 63 तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 14,175/63 करेंगे तो इसको जब काटने पर क्या आएगा 225, क्या आएगा 225 आएगा। तो x² है, तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो जब रूट से ये बाहर निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर बनेगा, तो 15 में क्या होता है 225, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या मान आ गया 15 आ गया। तो अब इसी को क्या करना है यहाँ पे मान रख देना है, x का मान रख देना है यहाँ पे 9x इंटू 7x, यानी कि क्योंकि यहाँ पे माना दो संख्या है 9x और 7x था, तो यहाँ पे क्या करना है 9x, यानी कि x का मान रख देना है 15, क्या कर देना है 15 मान रख देना है, तो 9x माइनस 7x लिखेंगे यहाँ पे दिया गया। फिर इसको जब घटाएंगे तो 9 और 7 9 में 7 जाएगा 2x बचेगा, 2x जब बचेगा तो x का मान रखेंगे तो 15, x का मान आया है तो 15 रख देंगे, 2 गुणे 15 गुणे सॉरी 2 गुणे 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, 30 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का। इसमें कहा गया है 90 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही एक कार का जो है चालक 120 मीटर आगे समान दिशा में चल रही एक बस को देखता है। 20 सेकंड बाद वह पाता है कि कार अब बस से 60 मीटर आगे है। कितने मीटर 60 मीटर आगे है, तो बस की चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सापेक्ष दूरी, क्या दिया गया है सापेक्ष दूरी पहले निकाल लेंगे, तो 120 + 60 यहाँ पे क्या करना है, जब इसको 120 + 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका सापेक्ष दूरी 180 किलोमीटर, जो 180 मीटर निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है सापेक्ष चाल ज्ञात कर लेना है। सापेक्ष चाल ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे 180 बटा क्या कर देंगे 20 सेकंड बाद, क्योंकि यहाँ पे था तो 180 बटा 20 जब करेंगे तो 20 को जब काटेंगे यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से जब 18 काटेंगे तो 9 आ जाएगा, क्या आ गया सापेक्ष चाल जो है 9। आगे अब याद रखना कि जब भी मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर घंटा में बदलना होता है तो हमेशा क्या करते हैं 18/5 से उसमें भाग देते हैं, क्या करते हैं भाग देते हैं। और जब किलोमीटर घंटा से जो है मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना होगा तो 5/18 से भाग देते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे क्या करना है अब इसको बदल लेना है, 9 को क्या करना है मीटर से हमको क्या किसमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। 9 को यहाँ पे क्या करेंगे 9 गुणे 18/5 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3.6, क्या आ जाएगा 3.6 आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पर। तो 9 गुणे 3.6, जब 5 से इसको काटा गया 3.6 है तो इसका इसमें गुणा किया गया 9 गुणे 3.6, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 32.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ गया यहाँ पे ये। उसके बाद अब क्या करना है बस की चाल ज्ञात करना है। बस की चाल किसमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। तो बस की जो चाल है कितनी है 90 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है 90 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही थी। तो 90 माइनस क्या कर देना है जो आया है यहाँ पे 32.4, तो इसको यहाँ पे जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 57.6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का। तो 57 नंबर में ये कहा गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 12% और 8% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाना है x प्लस वाई अपान 100। क्या कर देना, ये सूत्र लगा देना है। x मान लेना है 12 और y मान लेना है 8। तो यहाँ पे वही क्या कर देना है, मान रख देना है। तो x का मान 12, फिर y का मान 8, फिर प्लस क्या करना है, ये यहाँ पे गुणा कर देना है 12 गुणे 8 बटे 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 8 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस 12 8 क्या होता है 96 बटे 100 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, पहले अब जब ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा है तो हर समान कर लेंगे। तो हर समान करने के लिए 100 से गुणा किया गया है। यहाँ पे जब 100 से गुणा करेंगे तो 20 गुणे 100 करेंगे 2000, प्लस क्या हो जाएगा 96 बटे 100। तो जो 2096 इसको जोड़ने पर क्या आया 2096 बटे क्या हो जाएगा 100 लिख सकते हैं। तो इसको अब क्या करना है, यहाँ पे काट देना है। तो जब 100 से इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 20.96। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20.96 आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 58 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग को सॉल्व करके बताना है कितना इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे प्रश्न देख लो। प्रश्न है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए 10% मत अवैध मिले। विजेता को कुल मतों का 48% मिला। रवि को कुल मतों में 30% मत मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 3600 मत अधिक प्राप्त हुए हैं। तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको जो है होमवर्क है आप लोग के लिए। तो आप लोग जो है इसका जो है आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, सॉल्व करना, और इसका जो है आंसर क्या आएगा कमेंट करके बताओ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 59 नंबर का। चीनी की कीमत जो है 25% की कमी एक व्यक्ति को 600 रुपए में जो है 5 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चीनी का जो है मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है। मूल्य इसका ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 25% की कमी। 25% की कमी यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो खपत में वृद्धि जो होगा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। आगे फिर दिया गया 1 बराबर क्या 5, यानी कि 5 किलोग्राम यहाँ पे था। तो 1 बराबर क्या आया है 5 आया है। तो मूल खपत जो हो जाएगा 3 गुणे 5 कर देना है। तो यहाँ पे 3 गुणे जब 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 kg आ जाएगा। तो इसी को क्या करना है, यहाँ पे 600 रुपए दिया गया है। 600 में क्या कर देना है, भाग कर देना है। 600 बटा जब 15 करेंगे तो 15 से जब इसको भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 40 रुपए। यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 40 रुपए। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 60 नंबर का क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का जो है 60% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 3500 मतों से हराया। तो चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो ये बताना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लेना है आपको, माना कुल मतदाता कितने हैं 100x। कितने हैं 100x। वोट देने वाले कितने हैं 100 माइनस 15, कितने प्रतिशत है। तो 100 माइनस यानी कि 100 क्या कर देना है 100 में 15 को घटा देना है। 15% जो है लोगों ने वोट नहीं डाला था। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत वोट डालने वाले जो हो जाएंगे व्यक्ति। तो 100 माइनस 15 जब करेंगे तो 85% जो है वोट जो है लोग डाले हुए हैं। तो 85x हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, विजेता को मिले। तो विजेता को कितने प्रतिशत मिला था 60%। तो 60% इक्वल टू क्या हो जाएगा 60x मान लेंगे। तो उसके बाद जो है हारने वालों को मिले कितने, हारने वालों को मिला है 85x माइनस क्या कर देंगे 60x कर देंगे। तो वही आपका हारने वालों को जो यहाँ पे मिला है वोट वो निकल के आ जाएगा। तो जब 85 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25x। तो अब आगे क्या करना है, इसमें अंतर ज्ञात कर लेना है 60x और 25x में। तो 60 और 25x का जब अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार अब सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो कि प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि 3500 यानी प्रतियोगी को कितने मतों से हराया है 3500। तो 35x इक्वल टू क्या मान लेंगे 3500, यक्स का मान निकाल लेंगे 3500 बटा 35 क्या कर देंगे, इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 35 से जब इसको काटेंगे 35 का नाम 35 यानी 100 आ जाएगा, यक्स इक्वल टू 100। तो यहाँ पे अब क्या कहा गया है कि चुनाव में मतदान करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या क्या कितनी होगी। तो ये ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कुल मतदाता की संख्या कितनी थी 100 माने थे। तो 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, गुणे क्या कर देंगे 100 यहाँ पे यक्स का मान आया है। तो 100 गुणे 100 करने पर क्या हो जाएगा आपका
आंसर आ जाएगा। तो 100 गुणे जब 100 करेंगे क्या आ जाएगा 10,000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन ए दिया गया है 10,000। तो 60 का जो है ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, यहाँ पे है रीजनिंग के सवाल। तो इसमें कहा गया है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्याओं अक्षरों युग्मों को चुनना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से बताना है कि विषम शब्द जो अगर शब्द दिया गया है शब्द के अनुसार करो, संख्या दी गई है संख्या के अनुसार करना है, अगर अक्षर दिए गए हैं तो अक्षर के अनुसार करना है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को इसको सॉल्व करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, सबसे पहले आप लोग को इसमें क्या करना है वाबेल देख लेना है। क्या करना है वाबेल देखना है, चारों ऑप्शन में क्या करना है वाबेल को देखना है। तो वाबेल देखो इसमें क्या है ए ई आई ओ यू जो है आपका वाबेल होता है, तो इसमें देखो ओ अकेले है, वाबेल की संख्या कितनी हो गई एक हो गई, कितनी एक। अगले वाले में चलिए चेक करते हैं ऐसे, तो अगले वाले में आई दिया गया है, तो अगले वाले में भी एक जो है इसकी संख्या है वाबेल की। आगे दिया गया है एक्स ए जेड डब्ल्यू यू में, इसमें देखो 2 वाबेल हैं, कितने वाबेल हैं 2 वाबेल हैं, क्योंकि ए और जो यू होता है दोनों वाबेल होते हैं, तो 2 वाबेल हो गए इसमें। आगे तीसरे में इसी प्रकार एच ई बी जी डी में देखेंगे तो ए ई यानी कि ई जो है आपका यानी कि एक ही वाबेल है। तो देखो जो ये पहला ऑप्शन है और दूसरा और चौथा जो है ये एक समान है, क्या है ये एक समान है, यानी कि सभी में एक एक दिया गया है, एक एक वाबेल का यूज किया गया है। और जो ऑप्शन सी है यहाँ पे 2 वाबेल का यूज किया गया है, कितने वाबेल का 2 वाबेल का यूज किया गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है सुरेश ने एक महिला का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे की माँ के रूप में कराया, तो उस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बताया कि सुरेश ने एक महिला का परिचय अपनी माँ के जो है भाई के बेटे यानी कि उनकी जो माँ है यानी कि मेरी माँ का भाई जो है उसका बेटा जो है क्या लगता है सुरेश का मामा, क्या लगता है सुरेश का मामा लगता है। उसके बाद कहा गया है कि जो मामा के बेटे हैं, तो मामा के बेटे के रूप में यानी कि उसका परिचय कराया था, तो क्या लगेगा सुरेश का भाई, क्या लगेगा सुरेश का भाई लगेगा। तो यहाँ पे जो भाई की माँ होती है वो क्या होती है, जो भाई की माँ है तो मामा की पत्नी होगी, क्या होगी। चलिए एक बार इसको फिर से समझाते हैं, यहाँ पे जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 20 से तोड़ना। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि सुरेश ने एक महिला का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में यानी कि बेटे की माँ के रूप में कराया। तो जो यहाँ पे दिया गया है जो यानी कि सुरेश की माँ है, सुरेश की माँ का भाई, सुरेश की माँ जो है उसका भाई जो होगा वो क्या लगेगा सुरेश का मामा लगेगा। तो यहाँ पे जो सुरेश का मामा है यानी कि यहाँ पे कहा गया कि सुरेश ने एक महिला का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में, तो बेटे के रूप में कराया था, तो जो मामा का बेटा होगा उनका क्या लगेगा वो सुरेश का भाई लगेगा, क्या लगेगा सुरेश का भाई लगेगा। तो जो भाई की उनके सुरेश का जो भाई लगेगा तो भाई की माँ क्या लगती है उनका सुरेश का यानी कि सॉरी सुरेश का यहाँ पे हाँ सुरेश का जो होगा वो उनके मामा की पत्नी जो है वो लगेंगी यानी कि मामी, उनकी क्या लगेंगी मामी लगेंगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया गया है पहले वाले में चाची और मामी, यहाँ पे क्या दिया गया है चाची और मामी दोनों दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 63 नंबर का। अमित को याद है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है 15 मार्च के बाद और 19 मार्च के पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका जन्मदिन जो है 17 मार्च के बाद और 21 मार्च के पहले मनाया था। उन दोनों की जो है सही यानी कि उन दोनों की सही मानते हुए भाई का जन्मदिन जो है किस तिथि को होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि अमित को याद है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है 15 मार्च के बाद और 19 मार्च के पहले आता है, तो 15 मार्च और 19 मार्च के पहले कितने तारीख पड़ेगी 16 17 18, 15 के बाद 16 17 18, तो ये 3 तारीख पड़ेगी। उसके बाद बहन के अनुसार उनके क्या कहा गया है 17 मार्च के बाद और 21 मार्च के पहले, यानी कि 17 मार्च के बाद और 21 मार्च के पहले निकालेंगे तो कितने तारीख आएगी 18 19 और 20। तो यहाँ पे अब इन दोनों को इसी में क्या करना है कॉमन देख लेना है। तो यहाँ पे आया था 16 17 18 और वहां पे आया था 18 19 और 20, यानी कि ये अमित के अनुसार आया था और ये उनकी बहन के अनुसार आया था।
तो अब इन दोनों में क्या करना है, कॉमन चीजें देख लेना है। तो कॉमन इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए जो 2 बार आया होगा वही उसके भाई की जो है यहाँ पे, यानी कि उन दोनों को जो सही मानते हुए भाई का जन्मदिन है उसका तारीख निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 18 है, इसमें भी 18, इसमें भी 18, तो यही 18 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 63 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 मार्च, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है 64 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे। इसमें कहा गया है यदि यदि शब्द ट्राइबल के सभी स्वरों यानी कि TRIVAL के सभी स्वरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, उसके बाद सभी व्यंजनों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो निम्नलिखित में से किसका स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें जो है स्थान अपरिवर्तित पूछा गया है कि इसमें कहा गया है ट्राइबल के सभी स्वरों को बाएं से दाएं, बाएं से क्या करना है, दाएं करना है। चलिए बाएं से दाएं इसको करते हैं। तो पहले क्या करना है, इसमें कहा गया है स्वरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किए जाए, उसके बाद जो है व्यंजन, यानी पहले किसको करना है, वाबेल को करना है। तो वाबेल जो है इसमें क्या है, भी और आई है, क्या है, सॉरी भी और ए है, सॉरी भी नहीं, आई और ए है, भी तो कॉन्सोनेंट है, तो आई और ए क्या है, वाबेल है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। उसके बाद फिर कहा गया है व्यंजन को व्यवस्थित, यानी कॉन्सोनेंट को व्यवस्थित करेंगे। तो व्यंजन वर्ड इसमें क्या क्या है, टी है, आर है, भी है और यल है, क्या है, TRVL। तो इसको जो बाएं से दाएं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाबिल को करना है तो आई और ए था, तो आई और ए लिख लिया। तो इसको जब बाएं से दाएं करेंगे तो ए आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कामा आई हो जाएगा। तो ऐसे TRVL को भी हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं करेंगे। तो इसको क्या, जब टी को इधर भेजेंगे तो LRTV हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LRTV, यानी कि देखो यहाँ पे पहले एल फिर आर फिर TV। तो यहाँ पे जो आपका क्रम बनेगा, तो नया क्रम इसका क्या बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि व्यंजन वर्ड के अनुसार है, यानी कि जो आपका ABCD का जो अल्फाबेट आता है, अल्फाबेट कह रहे हैं, अल्फाबेट, तो अल्फाबेट जो होता है उसके अनुसार यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे TRVL जो दिया गया है इसको अल्फाबेट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यल आता है, फिर क्या आता है, आर आता है, फिर टी, फिर और भी आता है। तो यहाँ पे इसके अनुसार नया क्रम क्या बना, LRTV, और यहाँ पे क्या बना था, स्वर के अनुसार करेंगे तो AEIOU होता है, तो ए पहले आएगा फिर आई आएगा। तो नया क्रम जो आपका बनेगा AILRTV बनेगा, क्या बनेगा, AILRTV। तो यहाँ पे जब नया क्रम बनेगा तो चलिए यहाँ पे एक तरफ लिख लेते हैं TRIVAL फिर AILRTV, क्योंकि यहाँ पे हमको बताना है कौन सा जो है स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे देखो टी को जब उधर भेजेंगे तो ये बना, आर को आई बना, आई को यल बना, भी का आर बना, ए का टी बना और यल का भी। तो यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा जो है वर्ड नहीं है जो अपरिवर्तित हो, यहाँ पे सभी परिवर्तित हो गए हैं। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अब इसमें देखना है आपको 4 अक्षर, केवल शुरू के 4 अक्षर को। तो यहाँ का जो शुरू का जो 4 अक्षर है TRIV है, और उसमें का जो शुरू का अक्षर था क्या था, AILR। तो यहाँ पे वही लिखा गया है AILR और TRIV। तो 4 अक्षर ले लेंगे, तो 4 अक्षर में से क्या करना है आपको अब देख लेना है। तो जब इसको परिवर्तित करेंगे तो इसमें क्या आपको कॉमन देखना है, कि इधर से देखेंगे तो आप लोग जो है आई का जो आपका मान है वो अपरिवर्तित रहेगा, और इसमें क्या करना है, इधर से देखना है। तो इसमें देखो आपका दूसरे नंबर पे आई आ रहा है, इसमें भी दूसरे नंबर पे, तो इसका जो आई जो हो जाएगा वही अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, अपरिवर्तित। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि इसमें आपको देखना है एक चीज कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में आई आप लोग देखोगे, क्योंकि जो है दोनों में सेकंड नंबर पर आई आ रहा है, कितने नंबर पर, सेकंड नंबर पर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है 65 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है एक बस स्टैंड से हर 40 मिनट पर जयपुर के लिए एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 15 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस जो है 11:20 यानी कि पूर्वाह्न पर छूटेगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी है, ये बताना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इसमें अगली बस का जो है टाइमिंग जो है, अगली बस का क्या है, 11:20 है, तो 11:20 करेंगे। तो 11:20 यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो
पिछली बस जो है छूटी कितने बजे छूटी है, 11:20 माइनस 40 जब करेंगे यानी कि 40 मिनट, 40 मिनट हो गए उसको रवाना हुई, तो 40 इसको क्या कर देंगे घटा देंगे तो 10:40 हो जाएगा, यानी 10:40 AM पर जो है वो बस छूटी थी। उसके बाद पूछताछ का जो समय था कितने मिनट था, 15 मिनट था, तो 15 मिनट अब क्या करना है इसमें घटा देना है, 10:40 में से जब 15 मिनट, सॉरी घटाना नहीं प्लस करना है, तो 10:40 में जब 15 मिनट प्लस करेंगे तो 10:55 आ जाएगा, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10:55, क्या हो जाएगा 10:55, यानी कि 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 66 नंबर का जो है 66 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया, जिस प्रकार लैंप का जो संबंध है वो तेल से है, तो उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे होगा। तो घड़ी का संबंध बता देना, जब लैंप में तेल डाला जा रहा है तो घड़ी में क्या लगता है, सेल का यूज किया जाता है या बैटरी का इस्तेमाल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, जिस प्रकार जो है अस्पताल का संबंध किससे है, इलाज से है, तो उसी प्रकार जो है न्यायालय का संबंध किससे है, तो न्यायालय क्या करता है, जब अस्पताल जो है इलाज करता है, अस्पताल में क्या होता है इलाज किया जाता है, तो उसी प्रकार न्यायालय में क्या होता है न्याय होता है, क्या होता है न्याय होता है, तो यही जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है, पी क्यू के पिता का भतीजा है, क्या है पी जो है क्यू के पिता का भतीजा है, आर पी का चचेरा भाई या बहन है, क्या है आर जो है पी का चचेरा भाई या बहन है, लेकिन आर क्यू का भाई नहीं है, आर जो है क्यू का भाई नहीं है, तो बताएं कि आर का क्यू से क्या संबंध है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इसमें कहा गया है कि यदि जो है पी यदि क्या है क्यू के पिता का भतीजा है, तो जो है पी और क्यू चचेरे भाई होंगे, क्या होंगे पी और क्यू क्या होंगे चचेरे भाई होंगे। तो उसके बाद कहा गया है आर पी का जो है चचेरा भाई या बहन है, तो आर जो है पी का चचेरा भाई और बहन है, तो इसका मतलब जो है आर क्या है, आर और क्यू जो है सगे भाई बहन है, क्या है सगे भाई बहन है, तो आर क्यू का भाई नहीं है। इसमें अगले में कहा गया है आर जो है क्यू का भाई नहीं है, तो आर जो है यहाँ पे क्यू का भाई नहीं, तो यहाँ पे वो लिखा गया कि आर जो है क्यू का भाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा बहन हो जाएगा। जब भाई नहीं है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा वो बहन होगा, क्योंकि जो आर और क्यू का भाई नहीं है तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा बहन हो जाएगा, याद रखना। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 69 नंबर का क्वेश्चन है, यदि यक्ष की माँ वाई की माँ की पुत्री है तो बताएं यक्ष का वाई से क्या संबंध है। तो संबंध यहाँ पे बताना है यक्ष का वाई से क्या संबंध रहेगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है, यक्ष की माँ वाई की माँ की पुत्री है, क्या है वाई की माँ की पुत्री है, अर्थात हम कह सकते हैं यक्ष की जो माँ है और वाई जो है ये क्या है बहन है, क्या है दोनों बहन है, या स्वयं क्या है वही है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा यक्स वाई का क्या हो जाएगा भांजा या भांजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भांजा या भांजी। तो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन ए में, इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो कि अगला क्रम ज्ञात करना है, जैसे दिया गया 36 60 12 20, फिर उसके बाद 4, फिर 6.66, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो कि 36 60, 36 से जो है 60 कैसे बना, तो यहाँ पे देखो कि इसमें क्या किया गया है 5/3 से गुणा किया गया है, क्या किया गया है 5/3 से गुणा किया गया है, यानी कि 36 गुणे 5/3 करेंगे तो क्या आएगा आपका 60 आएगा, क्या आएगा 60 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से जब इसको काटेंगे तो 12 क्या हो जाएगा 12 3 36, 12 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 से 12 कैसे बना, तो यहाँ पे 5 से भाग दिया गया, इसमें क्या किया गया 5 से भाग दिया गया, एक बार 5/3 से गुणा, फिर उसके बाद 5 से भाग, अगले वाले में 5 से भाग दिया जा रहा है, शुरू में क्या किया गया 5/3 से गुणा। तो यहाँ पे जब 60 से 12 बना तो 60 से जब 5 में भाग करेंगे तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो 12 से 20 कैसे बना, तो यहाँ पे फिर 5/3 से गुणा किया गया, तो 5/3 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 20 से 4 कैसे बना, तो 20 से फिर 5 में क्या किया गया 5 से इसको भाग किया गया, तो 5 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 से 6.66 कैसे बना, 4 में भी क्या किया गया 5/3 से क्या किया गया भाग किया गया, तो 3 से जब इसको काटेंगे फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 20 बटा, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे 4 पंचे 20, 20/3 आ जाएगा, तो 20/3 जो है जब इसको सॉल्व करेंगे 6.66 हो जाएगा। उसके बाद इसमें कहा गया 6.66 से क्या हो जाएगा अगला पद ज्ञात करना है, तो 6.6 से अगला पद ज्ञात करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 20/3, क्या लिख सकते हैं 20/3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही हमने सॉल्व किया कि 20/3 को 6.66 लिख सकते हैं। तो जब 20/3 लिख सकते हैं तो इसको जब 5 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20/3 गुणे जब इसको 5 से यानी कि भाग है, तो इसको जब गुणा में बदलेंगे तो इधर
बटा 1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में यानी परिवर्तित करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 5 चौक 20 यानी 4/3 हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे दिया गया है 4/3 70 का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर का यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, इसमें कहा गया है 4 7 14 33 92 269। फिर अगला क्रम ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले 3 से गुणा किया गया है। किससे गुणा किया गया है, 3 से। तो 4 3 12, फिर उसी में 5 से माइनस भी कर दिया गया है। पहले क्या किया गया है, 4 में 3 से गुणा भी किया गया और 5 उसमें क्या किया गया माइनस भी। 3 चौक 12 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो यही 7 यहाँ पे आ गया। फिर क्या किया गया 7 त्रिक, फिर 3 से गुणा किया 7 त्रिक 21, 21 में क्या करेंगे 7 से घटा देंगे, 7 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। फिर अगला ऐसे निकालेंगे 14 गुणे 3, फिर 9 घटा देंगे। यहाँ पे आप लोग देखो 5 7 9 हर बार यहाँ पे प्लस हो रहा था, लेकिन अगले वाले स्टेप में थोड़ा सा चेंज है। तो 14 गुणे जब 3 करेंगे तो 14 त्रिक 42 हो जाएगा, 42 में 9 घटाएंगे 33 आ जाएगा। फिर अगले वाले में 33 गुणे 3 माइनस 7 करेंगे, फिर 99 माइनस 7 होगा तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 92। क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा। उसके बाद 92 से 269 कैसे बना, 3 से गुणा करेंगे तो 276 आएगा, माइनस 7 कर देंगे 269 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हर बार फिर यहाँ पे 5 7 9 इतना स्टेप, तो यहाँ पे हर बार 2 2 प्लस करते चल रहे थे। यहाँ पे माइनस की 5 7 फिर 9, लेकिन जो अगला स्टेप है फिर उसमें बार बार 7 से ही किया गया। तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे, 269 गुणे 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 807 हो जाएगा। फिर माइनस 7 कर देंगे उसी में, तो ये आ जाएगा आपका 800। 800 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 800 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न है और ये जो है आपका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 72 नंबर का। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनना है। तो मलेरिया का जो संबंध है मच्छर से, यानी कि मलेरिया रोग किसके काटने से होता है, मच्छर। तो प्लेग जो है किसके काटने से होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चूहा। चूहा के काटने से प्लेग नामक रोग होता है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से इसमें भी वही करना है कि मधुमक्खी का जो संबंध है छत्ता से दिया गया है। तो इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है सही है। तो याद रखना जो है अस्तबल यहाँ पे दिया गया है, गाय जो है अस्तबल में, तो अस्तबल में नहीं रहती है, अस्तबल में घोड़ा रहता है। तो यहाँ पे फिर आगे ऑप्शन बी दिया गया है, शेर जो है गुफा में रहता है, तो ये इसका राइट आंसर है। फिर आगे इसमें पक्षी जो है घोंसला, यानी कि पक्षी भी घोंसला में रहता है, तो ये भी इसका यानी कि बी और सी दोनों सही है। उसके बाद घोड़ा और बाड़ा जो दिया गया है, तो घोड़ा कहाँ पे रहता है अस्तबल में रहता है, तो ये वाला क्या है गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, और बी और सी दोनों दोनों क्या है राइट आंसर। तो यहाँ पे लेकिन दिया गया है मधुमक्खी और छत्ता। मधुमक्खी और छत्ता का जो संबंध है किससे है, पेड़ से। तो पेड़ से संबंध इसका है, तो यहाँ पे आप लोग देखो पक्षी और घोंसला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से जब संबंध है तो पेड़ से इसका भी संबंध होगा, तो पक्षी और घोंसला हो जाएगा। अगर यहाँ पे आगे आपका कोई जो विकल्प अगर दिया रहेगा तो उसके अनुसार जो है संबंध निकाल लेना है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया था दोनों, तो यहाँ पे दोनों यानी कि बी और सी दोनों राइट आंसर है। लेकिन याद रखना है इसके अनुसार ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्दों संख्याओं को चुनना है। क्या करना है चुनना है। तो यहाँ पे अब देखो कि यहाँ पे है हिस्ट्री। हिस्ट्री का अनुपात जो है SISTYRO, यानी कि हिस्ट्री को बदल करके ए लिखा गया। उसके बाद फैशन को बदल करके क्या लिखा जा सकता है ये बताना है। तो इसका यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आप लोग देखो कि जो है 3 अक्षर को क्या किया गया है उल्टा कर दिया गया है, और लास्ट 3 अक्षर को उल्टा कर दिया गया है। HIS को उल्टा किए तो SIH बना, उसके बाद लास्ट के 3 अक्षर को उल्टा किए तो ORY बना, और यहाँ पे बीच वाला जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें भी वैसे कर देंगे, या पे एस को जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा SAF, क्या बन जाएगा SAF बन जाएगा। इसके बाद फिर ION को चेंज करेंगे तो NOI बन जाएगा। बीच वाला चेंज नहीं होना है, ना इसमें चेंज हुआ था ना इसमें, तो यही क्या हो जाएगा NOI, यानी कि SAFHNOI, यही आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 75 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा गया है सुमित की आयु जो है 42 वर्ष है। कितने वर्ष है 42 वर्ष। यदि 8 वर्ष पहले सुमित की आयु जो है अमित की आयु का 2 गुना थी, तो कितने वर्ष पश्चात जो है अमित की आयु जो है 45 वर्ष हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो जो सुमित की आयु थी, सुमित की जो आयु है कितने वर्ष है 42 वर्ष।
8 वर्ष पहले सुमित की जो आयु थी 42 माइनस 8 कर देंगे तो निकल आएगा 34। तो उसके बाद क्या करना है, 8 वर्ष पहले सुमित की आयु अमित की आयु का 2 गुनी थी। कितने गुनी थी? 2 गुनी। तो यानी कि इसलिए 8 वर्ष पहले अमित की आयु जब निकालेंगे 34/2 कर देंगे। कितना? 34/2, यानी 2 गुनी थी। 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो जब क्या आ जाएगा? 17। उसके बाद क्या करना है, अमित की वर्तमान आयु जो है 17 + 8 कर देंगे तो अमित की वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। उसके बाद अमित की आयु जो है 45 वर्ष होने में लगा समय ज्ञात कर लेना है। तो 45 माइनस क्या कर देंगे इसमें से, अमित की जो वर्तमान आयु है उसी को घटा देंगे। 45 माइनस 50 कर देंगे, 25 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 20। क्या आ जाएगा? 20 वर्ष। तो यहाँ पे कहा गया था कि कितने वर्ष पश्चात जो है अमित की आयु जो है 45 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष बाद हो जाएगी? 20 वर्ष बाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, संगत को चुनना है। तो संगत को चुनने के लिए यहाँ पे देखो कि जो फेफड़ा है, हृदय है, गुर्दे हैं, त्वचा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आप लोग देखो कि जो आपका फेफड़ा होता है, हृदय होता है, गुर्दा होता है, ये सब क्या है? शरीर का आंतरिक भाग है। क्या है ये? शरीर का आंतरिक भाग है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि त्वचा जो है बाहर होता है। आगे है अगला क्वेश्चन 77 नंबर का। तो इसका जो राय इसमें कहा रहा है क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और विषम स्थानों के अक्षरों को क्रमशः 4 और 2 कोडबद्ध किया जाए तो कंप्यूटर का कोड क्या होगा? तो कंप्यूटर का कोड यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो कि 4 और 2 में कोडबद्ध किया गया है। तो 4 और 2 में इसको जो है विषम स्थान, यानी स्वर और विषम स्थान के अक्षरों को क्रमशः 4 और 2, स्वर को अलग यानी कि स्वर की जगह पे हम सम मान लेंगे, और विषम स्थान के अक्षरों को क्या करना है? क्रमशः 2 मान लेना है। क्या मान लेना है? 2 मान लेना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में देखो ये क्या है? विषम है। पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और ये क्या है? सम है, यानी कि 2, 4, 6 और ये 8। तो यहाँ पे कहा है कि स्वर और विषम स्थान के अक्षरों को क्रमशः 4 और 2 में कोडबद्ध करना है। तो 4 और 2 में जब कोडबद्ध करेंगे तो यानी कि यहाँ पे विषम जो है, विषम आपका 2 है तो सी को 2, फिर वो जो है आपका सम को जो है कोडबद्ध कितना है? 4 है। उसी प्रकार आपका सेम लिखते चले जाएंगे। सी 2, ओ जो है 4, यम जो है 2, फिर पी 4, फिर यू जो है 4। यहाँ पे एक चीज ये भी दी गई थी कि वर्णमाला में स्वर और सम संख्या जो होगा दोनों होगा। स्वर जो है इसमें क्या है? यू है। तो यू का भी कोड क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद टी जो है, टी का 2, ई का 4, फिर आर का 2, यानी कि 2 4 2। इस प्रकार का इसका कोड बन जाएगा 2 4 2 4 4 2 4 2। तो यहाँ पे देखो आप लोग, इसका जो पैटर्न है इसमें तो ऑप्शन में ये दिया नहीं गया 2 4 2 4 4 2 4 2। तो यहाँ पे लेकिन दिया गया है ये 4 2 4 2 4 2 4 2। तो यही क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी कोड भाषा में सैफियर को TBQQIJSF के रूप में लिखा जाता है तो EMERALD को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो कि जो SAPPHIRE को जो है TBQQIJSF में लिखा गया, तो इसमें देखो कि इसमें क्या किया गया है? सब में +1। +1 का मतलब है कि यस के आगे कौन सा आता है? यस के आगे टी आता है। यस के बाद क्या आता है? टी। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। यस के बाद टी, ए के बाद बी, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, एच के बाद आई, आई के बाद जे, आर के बाद यस, ई के बाद एफ। तो वही यहाँ पे 1 प्लस कर दिया गया है। क्या किया गया? 1 प्लस कर दिया गया है। तो सेम उसी प्रकार क्या करना है? EMERALD को लिखना है। तो EMERALD को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ई का अगला जब +1 करेंगे तो ई के बाद कौन सा आता है? एफ आता है। तो ई के बाद एफ, एम के बाद एन आता है, ई के बाद एफ आता है, तो आर के बाद एफ आता है, तो आर के बाद सॉरी ए के बाद बी, फिर एल के बाद एम, तो डी के बाद ई। तो आपका जो ये कोड बन जाएगा ये बन जाएगा एफ एन एफ एस बी एम ई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एफ एन एफ एस बी एम ई जो है आपका राइट आंसर। ये देख लो आप लोग, कोड आपका जो बना था एफ एन एफ एस बी एम ई। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए यहाँ पे अब आगे 2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं रीजनिंग के। तो यहाँ पे अब आप लोग देखो कि 79 नंबर का क्वेश्चन और 80 नंबर का। आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो। आप लोग को इसको दोनों का सॉल्व करके बताना है आंसर।
79 का भी और 80 का भी। बाकी चलिए आगे अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। तो हिंदी के प्रश्न देखो, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है 81 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। तो अमात्रिक इसमें बताना है कौन सा शब्द है, तो जिसमें कोई मात्रा ना लगे वही अमात्रिक होता है। तो इसमें देखो नमन में जो है यानी कोई मात्रा नहीं लगी, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद ठाकुर का स्त्रीलिंग बताना है, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठकुराइन होता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके। तो भाषा की वह जो सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाता है, तो याद रखना ये वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शब्द को माना जाता है। आगे है इसमें अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि अंगूठा दिखाने का मतलब होता है मदद करने से साफ मना कर देना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो अग्नि शब्द का जो है तद्भव रूप बताना है, तो अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आगे है दयालु शब्द में से दयालु शब्द में कौन सा विशेषण है, तो कौन सा विशेषण यानी कि क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। दयालु है कैसा है, कोई व्यक्ति है उसको कैसा है, दयालु है तो उसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है 88 नंबर का क्वेश्चन, रोहन कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्र है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है। तो सबसे बुद्धिमान, तो सबसे बुद्धिमान है तो इसमें कौन सा विशेषण है, याद रखना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तमावस्था। जब भी सबसे का प्रयोग किया जाएगा, सबसे अगर बुद्धिमान है तो उत्तमावस्था में ही आता है, तो याद रखना ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 89 नंबर का क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, जो इंग्लिश में पढ़ते हो जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे सकारात्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनना है। तो सकारात्मक क्रिया युक्त जो है वाक्य क्या होते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छात्र ने पुस्तक पढ़ी। चलिए आगे देखते हैं अब इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इंग्लिश के क्वेश्चन को चलिए देखते हैं यहाँ पे 91 नंबर से। तो 91 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, वाइल राइटिंग एन ऑफिशियल रिपोर्ट ए राइटर शुड आइडियली यूज डॉट डॉट लैंग्वेज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधिकारिक जो रिपोर्ट होता है, ऑफिशियली रिपोर्ट जो होता है, उसको लिखते समय कौन सी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मल का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ और औपचारिक भाषा का जो है हम प्रयोग करते हैं। आगे है 92 नंबर क्वेश्चन में, द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट ईज ऑफ लैंग्वेज एक्यूशन डिक्लाइंस आफ्टर डॉट डॉट। तो इसमें कहा गया है कि जो क्रिटिकल पीरियड यानी कि हाइपोथेसिस जो है, इसके अनुसार जो है कौन सी भाषा यानी कि सीखने की जो क्षमता होती है उसमें गिरावट आती है। तो गिरावट जो आती है, तो याद रखना ये पुबर्टी में आता है। किस में आता है, पुबर्टी में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो किशोरावस्था, जैसे जैसे आप क्या होंगे, बड़े होंगे, तो उसमें आपकी जो है सीखने की क्षमता जो होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उसमें कमी होने लगती है। यही इसमें कहा गया कि क्रिटिकल पीरियड जो हाइपोथेसिस होगा उसके अनुसार क्या होगा, भाषा सीखने की क्षमता जो है में गिरावट आती है। तो गिरावट आने का मतलब है किस अवस्था में गिरावट आती है, तो पुबर्टी यानी कि किशोरावस्था में आता है। आगे है यहाँ पे 93 नंबर का क्वेश्चन, एन एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए पोस्टर अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन द टारगेट लैंग्वेज इज ए डॉट डॉट एक्टिविटी। यानी कि इसमें कहा गया है छात्रों ने मिलकर काम करना, छात्रों का जो मिलकर यानी काम करना, एक साथ काम करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कोलैबोरेटिव ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, कोलैबोरेटिव ग्रुप, यानी कि सहयोगात्मक समूह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है 94 नंबर का क्वेश्चन, द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी डॉट डॉट थेफ्ट है, यानी कि जूरी ने उसे चोरी का जो है दोषी पाया। तो डॉट डॉट यहाँ पे पूछा गया कि कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो याद रखना जब भी गिल्टी शब्द आएगा तो हमेशा उसके बाद क्या कर देना है, आपको हमेशा ऑफ लगा देना है। जब भी गिल्टी शब्द आपको मिलेगा तो हमेशा ऑफ का प्रीपोजिशन यानी ऑफ प्रयोग होगा। तो वहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है 95 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, द सोल्जर पास्ड अवे डॉट डॉट हैवी ब्लीडिंग फ्रॉम हिज वंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, यानी कि इसमें कहा गया है कि घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण, क्या है कि घाव का जो है अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण जो है सैनिक का निधन हो गया।
तो सैनिक का जो है निधन हो गया है, तो इसका यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछा गया है, तो प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम। जब भी निधन होगा, किसी घाव या बाहरी कारण से मृतक यानी कि मृत्यु होगी, तो हमेशा वहां पे याद रखना फ्रॉम लगता है। क्या लगता है, फ्रॉम लगता है प्रीपोजिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है 96 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सप्लिसिट इज, यानी कि एक्सप्लिसिट का जो है सिनोनिम से बताना है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, आप लोग याद रखना, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट होता है। तो अस्पष्ट का यहाँ पे सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है, तो क्या हो जाएगा, क्लियर। क्या हो जाएगा, क्लियर। क्लियर का मतलब भी साफ हो या स्पष्ट कह सकते हैं होता है। बाकी यहाँ पे जो और दिया गया है वेज, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट होता है। हिडन का मतलब तो पता ही होगा, छिपाना या छिपा हुआ जो होता है। और एमबीजीएस का मतलब होता है द्विअर्थी। क्या होता है, द्विअर्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 97 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, रीडिंग ए टेस्ट क्विकली टू गेट द जनरल ओवरव्यू और मेन आइडिया इज नॉन एज, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि किसी पाठ्य को जो है उसका सामान्य अवलोकन या मुख्य विचार जो है प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तेजी से पढ़ना क्या कहलाता है, तेजी से पढ़ना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्किमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है कि सरसरी तौर से पढ़ना। कैसे पढ़ना, सरसरी तौर से, यानी कि तेजी से पढ़ना। तो तेजी से पढ़ना ही यहाँ पे पूछा गया कि तेजी से पढ़ना क्या कहलाता है, स्किमिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो एक्सेप्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। तो एक्सेप्ट का मतलब पता है कि आपको क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो जब इसका अपोजिट यानी कि विपरीत पूछा जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि मना कर देना। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 99 क्वेश्चन नंबर है, इसमें कहा गया है द एंटोनिम फॉर द वर्ड प्रेज। प्रेज का यहाँ पे एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिटिसाइज। क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। तो प्रशंसा करने का जो विलोम होता है क्या होता है, आलोचना करना होता है। तो क्रिटिसाइज का मतलब ही आलोचना करना होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है 100 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ड दैट कैन बेस्ट रिप्लेस अबेंडन्ड इज, यानी कि अबेंडन का मतलब होता है आप लोग का छोड़ा हुआ। क्या होता है, अबेंडन का मतलब छोड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे कहा जाए इसको रिप्लेस करना है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए इसी में से, यानी कि जब इसको हटा करके कोई और वर्ड प्रयोग करेंगे तो उसका यानी कि जो ये छोड़ा हुआ का ही यहाँ पे प्रयोग होगा। तो छोड़ा हुआ और किसका मतलब होता है इसको देखना है। तो इसका जो है डिजर्टेड। क्या हो जाएगा, डिजर्टेड, यानी कि जो ऑप्शन बी दिया गया है डिजर्टेड का मतलब भी होता है छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ। तो रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि एबंडेंट की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, डिजर्टेड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डिजर्टेड लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो आपका ये क्लास 11th और 12th का मॉडल पेपर था 2026 पर आधारित, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो अगर आप लोग को जो है अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है, साथ ही आप लोग को अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा साथ ही अगर आप लोग को ऐसे ही मॉडल पेपर और भी सॉल्व करना है तो आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।